दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की जो शक्तियां उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल, देखो राज्य विधानमंडल का जो वर्णन है अनुच्छेद 168 में किया गया है। राज्य विधानमंडल का अनुच्छेद 168 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 168 में स्पष्टतः ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य विधानमंडल होगी जो राज्यपाल, ठीक है, नंबर 2 है विधानसभा, ठीक है, और विधान परिषद इनसे मिलकर बनेगी। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानसभा होगी जो विधान परिषद, विधानसभा इन तीनों से मिलकर बनेगी, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 153 में है राज्यपाल का वर्णन, अनुच्छेद 170 में है विधानसभा का, और अनुच्छेद 169 में है विधान परिषद का वर्णन। हमको पढ़ना है विधानसभा। सबसे पहले हम ले लेते हैं विधानसभा को। विधानसभा को पढ़ेंगे, राज्यपाल हम पढ़ चुके, फिर इसके बाद में विधान परिषद को पढ़ लेंगे। हमको पढ़ना है राज्य विधानसभा यानी विधान सभा, इसका अध्ययन करना। देखो 2-4 बातें हैं विधानसभा के अध्ययन करने से पहले हम जान ले। देखो विधानसभा अनुच्छेद 170 और वर्णन है अनुच्छेद 170 में, ठीक है। देखो एक अनुच्छेद 170 में यह स्पष्ट कहा गया है कि जो राज्य विधानसभा है उसकी अधिकतम जो संख्या है उसकी 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, एक बात, लेकिन 60 से कम भी नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि जो राज्य विधानसभा है उसकी सदस्य संख्या 500 से अधिक न हो, लेकिन 60 से कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो सबसे ज़्यादा विधानसभा में यदि संख्या देखें तो यूपी की है। यूपी में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 है, ठीक है ना। यूपी में विधानसभा के जो सदस्य संख्या है वो 403 है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 40 है, और सिक्किम में 32 है। सिक्किम वहां पर कितनी है? 32, और गोवा में 40 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सबसे अधिक है वो यूपी की है 403, ठीक है ना। देखो एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 84वां संविधान संशोधन। कौन सा? 84वां संविधान संशोधन हुआ था। ये हुआ था 2001 में। 2001 में ये संशोधन हुआ। तो इस संशोधन में स्पष्ट कहा गया कि भाई 2026 तक जो है इन सदस्य संख्याओं में कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। कब तक? 2026 तक। 2026 तक जो विधानसभा की सदस्य संख्या है वो यथावत रहेगी। फिर एक 84वां हो गया, फिर एक संविधान संशोधन होता है 87वां संविधान संशोधन। कौन सा? 87वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। कब? 2003 में होता है। कौन सा? 87वां संविधान संशोधन। 87वां। इसमें यह कहा गया कि भाई निर्वाचन क्षेत्रों का जो निर्धारण है 2001 की जनसंख्या है उसी के आधार पर होगा। जो निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण है वो किस जनसंख्या के आधार पर होगा? 2001 की जो जनसंख्या हुई थी उसी के आधार पर होगा। तो ये बातें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ही मैंने बता दी, ठीक है। देखो राज्य विधानसभा का जो गठन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। किस आधार पर होता है? वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। और वयस्क का अर्थ होता है कि भाई जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया वो वोट देने के काबिल है। क्या है? वोट देने के काबिल है, इसलिए वो वयस्क हो गया है तो उसे वोट देने का अधिकार है, ठीक है, हो गई। इसका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो इस तरह से होता है। देखो 75,000 की जनसंख्या पर कितने? 75,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य खड़ा किया जाता है। कितनी जनसंख्या? 75,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य खड़ा किया जाता है। दूसरी बात है विधानसभा का जो कार्यकाल है। कौन सा? विधानसभा का कार्यकाल।
कार्यकाल, वैसे तो कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि जब तक उसे अपने विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त है तब तक ये कार्यकाल में रह सकती है। लेकिन इसका निर्धारित कार्यकाल अनुच्छेद 174 के तहत 5 वर्ष का है। अनुच्छेद 174 के तहत इनका कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का इसका कार्यकाल निर्धारित किया गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। यदि मान लो राज्य विधानमंडल में आंग्ल भारतीय सदस्य का प्रतिनिधित्व अगर पर्याप्त नहीं है तो उस परिस्थिति में क्या करेगा? राज्यपाल एक सदस्य आंग्ल भारतीय नियुक्त करता है। कितने? एक सदस्य। और ये अनुच्छेद 333 में। और जो संसद में जो चुनता है वो है अनुच्छेद 331 में। तो राज्य विधानसभा में यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो तो अनुच्छेद 333 के तहत एक सदस्य है वो राज्यपाल नियुक्त करता है। अब देखो भाई, विधानसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? भाई पहली योग्यता तो यह है कि वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 25 वर्ष हो। अनुच्छेद 173 के अनुसार राज्य विधानसभा के सदस्य की योग्यता इस प्रकार से होगी कि एक तो वह है कि भाई उसकी आयु है वो 25 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यह बात भी हो गई। और संसद जो विधि बनाता है ना, उस विधि को पूरा करता हुआ। ये बातें हैं राज्य विधानसभा के सदस्य की योग्यता, अनुच्छेद 173। ठीक है ना, यानी जो संसद में जो लोकसभा सदस्य की योग्यता होती है ना, वही योग्यता राज्य विधानमंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य की योग्यता होती है। ठीक है ना, केवल अनुच्छेदों का ही फर्क है। अवधि यानी कार्यकाल। अवधि क्या होगी? अवधि वही है 5 वर्ष। ठीक है ना, राज्य विधानसभा की जो अवधि है वो 5 वर्ष है। और ये 5 वर्ष अनुच्छेद 174 में ये कहा गया है कि इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा। ठीक है ना, अवधि होगी। वैसे तो इसकी कोई अवधि नहीं होती। इसके अलावा ठीक है, अवधि 5 वर्ष की होगी। लेकिन राज्यपाल को ये पता चल जाए या ये अनुभव हो जाए कि राज्य की जो सरकार है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल क्या करेगा? राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अनुच्छेद 356 के तहत बोलेगा कि भाई इस राज्य में संविधान तंत्र विफल हो गया है, भाई राज्य में शासन व्यवस्था अब सुचारू रूप से नहीं चल रही है, इसलिए आप राष्ट्रपति शासन लागू कर दें और अपनी शासन व्यवस्था वो अपने हाथ में ले लें। इस तरह भी भंग की जा सकती है राज्य विधानसभा को। ठीक है, आगे देखें। तो हो गई यहां तक बात। अब है भाई इसकी गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब है कि कितना सदस्य यानी अधिवेशन के टाइम में कितने सदस्य होने चाहिए। अनुच्छेद 189 3 में इसकी गणपूर्ति की व्यवस्था की गई कि भाई इसकी गणपूर्ति है वो 1/10 सदस्य होने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे 10 से कम भी नहीं होने चाहिए। कितने? 10 से कम भी ना हो। कैसे? जैसे सिक्किम में तो केवल 32 सदस्य हैं, उनका 1/10 भाग निकाले तो क्या आएगा? तो इसलिए कहा कि 10 से कम भी नहीं होनी चाहिए गणपूर्ति इसकी। ठीक है, एक वर्ष में विधानसभा के 2 अधिवेशन होने जरूरी। एक वर्ष में कितने? 2 अधिवेशन होने जरूरी। और इन दोनों अधिवेशन में 6 माह से अधिक का अंतर भी नहीं होना चाहिए। 6 माह से, ठीक है ना, तो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या हो गया, पहला अधिवेशन मान लो जनवरी में हो गया, ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, ये अधिवेशन मार्च में हो गया। ठीक है, मान लिया कि दोनों अधिवेशन के बीच में 6 माह का अंतर नहीं है, केवल 3 माह का अंतर है। लेकिन अगला जो होगा तो क्या दिसंबर में होगा क्या? ये अगले महीने कहाँ जाएंगे? तो 6 माह का अंतर भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? फिर है आगे है, देखो अनुच्छेद 174 बार बार आएगा। इसके कार्यकाल है, इसका कार्यकाल का वर्णन अनुच्छेद 174 में किया गया। देखो अनुच्छेद 174 राज्यपाल विधानमंडल के प्रत्येक सदन
यानी समय समय पर उचित समझे अधिवेशन बुलाता है। कौन? राज्यपाल। अनुच्छेद 174 में कार्यकाल भी है और राज्यपाल इसका समय समय पर क्या बुलाता है? अधिवेशन बुलाता है। किसका? राज्य में। यानी प्रत्येक सदन का ऐसे समय पर आहूत करता है कि उचित समझे तो अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, कौन? राज्यपाल। ठीक है ना। इसके अलावा राज्यपाल है वो दोनों सदनों का सत्रावन भी करता है। क्या करता है? सत्रावन भी करता है। अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 176 है वो कहता है कि प्रत्येक निर्वाचन के उपरांत विधानसभा के प्रथम सत्र पर प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र पर राज्यपाल राज्य विधानसभा के संयुक्त रूप से संबोधित करेगा। यानी दोनों सदनों का, यानी जो निर्वाचन हो गया, जो प्रथम सत्र है, उस प्रथम सत्र में दोनों सदनों को राज्यपाल है वो संबोधित करता है। क्या करता है? राज्यपाल संबोधित करता है। करता कौन करता है? राज्यपाल करता है। यहां तक बात क्लियर। इसके बाद आते हैं इनके अधिकारीगण या पदाधिकारी। राजनीति की भाषा में इसको पदाधिकारी बोलते हैं। पदाधिकारी। पदाधिकारी में एक तो इसका अध्यक्ष होता है। कौन? एक तो अध्यक्ष, अध्यक्ष यानी विधानसभा अध्यक्ष। एक होता है इसका उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष, एक तो अध्यक्ष होता है और एक इसका उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, बात क्लियर। यानी एक तो स्पीकर है, एक डिप्टी स्पीकर। दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। दोनों का जो चुनाव है वो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से किया जाता है। और इनका कार्यकाल है वो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वही कार्यकाल इन दोनों का होता है। ठीक है ना। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र है वो उपाध्यक्ष को देता है। कहने का मतलब है अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दे देगा। वो बिन दे दे और वो बिन दे दे, वो दोनों की बात खत्म। यानी आटा साटा कर लेगा। ठीक है। इन दोनों विधानसभाओं में, यानी दोनों को विधानसभाओं के सदस्यों में बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया जाता है। किस आधार पर हटाया जाता है? कि दोनों को विधानसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा। हमेशा याद रखना, सदस्य इनको हटाया जाता है किसके द्वारा? बहुमत द्वारा। ऐसे नहीं दो आदमी कह दिया कि बयान हटा दियो, बेकार ही है, कोने टास्क है। बहुमत के आधार पर यानी ज्यादा संख्या के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। ठीक है ना, बात क्लियर। और हटाने से पहले देखो, इसको हटाते हैं तो हटाने से पहले 14 दिन पहले इनको सूचना देनी पड़ेगी इसको अध्यक्ष को कि भाई तेरना हटाने के लिए हमें प्रस्ताव लाऊंगा। ठीक है ना, और देनी पड़ती है। विधानसभा भंग हो जाने के बाद देखो एक बात और है कि विधानसभा जैसे ही भंग होती है तो उसका जो प्रथम सत्र है उस तक उसका अध्यक्ष यही रहता है, पहले वाला ही। कौन रहता है? यही अध्यक्ष रहता है। कहने का मतलब विधानसभा भंग हो जाने पर अध्यक्ष अपने पद उस समय तक बना रहता है जिस समय तक नई विधानसभा का प्रथम बैठक ना हो जाए। ठीक है। अब इसका जो अध्यक्ष है कौन? स्पीकर। यानी विधानसभा का जो अध्यक्ष है उनकी क्या क्या शक्तियां देखो। विधानसभा का जो अध्यक्ष है एक तो विधानसभा की बैठकों का अध्यक्षता करता है। क्या करता है? विधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता, बैठकों की अध्यक्षता करता है। कहने का मतलब है जो लोकसभा अध्यक्ष करता है वही काम विधानसभा अध्यक्ष करेगा। वो राज्य में कर देगा और वो केंद्र में कर देगा। इसके अलावा सदन का जो दोनों कोई भी सदस्य है उनकी आज्ञा के बिना भाषण नहीं देगा। यदि विधानसभा में कोई सदस्य है वो भाषण देता है तो विधानसभा की अध्यक्ष की अनुमति के बाद ही वो भाषण दे सकता है। ठीक है। वह प्रश्नों को स्वीकार भी करता है और प्रश्न यदि प्रश्न नियम के विरुद्ध है तो उसे अस्वीकार भी कर सकता है। ठीक है। सामान्य स्थिति में वह सदन में मतदान में भाग तो नहीं लेता। यानी जो सामान्य स्थिति होती है उस समय मतदान में भाग तो नहीं लेता। यदि उससे जैसे मान लो दोनों तरफ बराबर के मत आ गए तो उस समय निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? वो विधानसभा को है, विधानसभा अध्यक्ष को है। ठीक है ना। इसके अलावा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कौन सा? धन
विधेयक विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला कौन लेता है? विधानसभा अध्यक्ष लेता। कौन लेता है? विधानसभा अध्यक्ष लेता है। ठीक है ना। इसके अलावा जो विधानसभा, जैसे राज्यपाल संयुक्त अधिवेशन बुलाता है ना, विधान परिषद और विधानसभा का, उनकी अध्यक्षता करता है विधान सभा और विधान परिषद। इनका संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन तो बुलाता है राज्यपाल। कौन बुलाता है? राज्यपाल। राज्यपाल तो क्या किया, इनको संयुक्त अधिवेशन बुला दिया। ठीक है। लेकिन इनकी अध्यक्षता कौन करेगा? इनकी अध्यक्षता करेगा विधानसभा अध्यक्ष। विधान सभा अध्यक्ष। ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन तो किसने बुलाया? राज्यपाल ने। और इसकी अध्यक्षता किसने की? विधानसभा अध्यक्ष ने की। सदन तथा राज्यपाल के बीच के जो संपर्ककर्ता के रूप में भी कार्य करता है कौन? विधानसभा अध्यक्ष। अब हम देख लेते हैं विधानसभा की शक्तियां। क्या पढ़ेंगे हम? विधानसभा की शक्तियां पढ़ लेते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अनुच्छेद 174 में विधानसभा का कार्यकाल है जो कि 5 वर्ष का होता है। इसका पदाधिकारी है वो अध्यक्ष होता है। विधानसभा का वर्णन अनुच्छेद 170 में किया गया है। इसकी शक्तियों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे? विधायी शक्ति। संसद में भी यही होती है, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति? विधायी तो शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब है विधि निर्माण से संबंधित शक्ति। ठीक है ना। तो देखो, विधायी शक्ति के अंतर्गत राज्य जो विधानसभा है वो 7वीं अनुसूची के तहत, जो राज्य सूची में 7वीं अनुसूची में एक सूची दी गई है, राज्य सूची। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसको है? राज्य विधानसभा को है। पहली बात तो ये, जो राज्य सूची है उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है किसको है? राज्य विधानसभा को। ठीक है। राज्य विधानमंडल जो है वो कानून निर्माण की शक्ति पर है। ठीक है ना। कोई विधेयक तभी पारित समझा जाएगा जब दोनों सदनों वाले राज्य, जैसे मान लो किसी सदन, 2 सदन है, कोई विधेयक है तभी पारित माना जाएगा जब 2 सदन वाले राज्यों में दोनों सदन विधेयक पर सहमत हो। दोनों सदन ही विधेयक पर सहमत होना चाहिए, विके बाद कमाई वो विधेयक है वो पारित मानो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 365 अनुच्छेद 365 कहता है यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र भंग होने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू हो गया हो। कौन सा? राष्ट्रपति शासन लागू हो गया हो, लागू हो गया हो तो क्या हो कि स्पष्ट है कि यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र के आधार के कारण राष्ट्रपति शासन लागू हो गया हो तो संसद उस राज्य के संबंध में राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण कर सकती है। कौन? संसद। कब? यदि जो संवैधानिक तंत्र विफलता यानी अनुच्छेद 356 वाला यदि लग जाए तो अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने पर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 365 में। यानी अनुच्छेद 352 और 360 के जो संकट काल यदि लागू होता है तो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाया जा सकता है। तो ये बात होगी अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 365 में कहा गया है यदि संवैधानिक तंत्र यानी 356 वाला यदि 365 के तहत लग गया है राष्ट्रपति शासन तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। और इसके अलावा 352 और 360 का भी संकट काल उत्पन्न हो जाता है तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्यसभा यदि राज्य सूची के
किसी विषय के संबंध में यानी अपने 2/3 बहुमत से कौन, राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पास कर दे जो राष्ट्रीय हित में है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। कौन, जो विषय यानी एक कोई विषय राज्य सूची का है और राज्यसभा उस पर 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित करके ये कह दे कि ये विषय है वो राष्ट्रीय महत्व का है। किस महत्व का है, राष्ट्रीय महत्व का है, तो ऐसे विषय पर संसद कानून बना सकती है। क्या बना सकती है, संसद कानून बना सकती है। तो ये तो हो गई विधायी शक्तियां। अब देख लेते हैं हम वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों के मामले में राज्य विधानसभा ज्यादा मजबूत है। वही संसद के, जैसे संसद के लोकसभा है उसी प्रकार से राज्य विधानसभा है। कैसे है देखो, पहली बात तो यह है कि राज्य का जो वित्त मंत्री है प्रतिवर्ष वित्तीय विवरण के आधार पर विधानसभा में क्या करता है, वित्त विधेयक पारित करता है यानी बजट पेश करता है। अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्य विधानमंडल में कौन पारित करता है वित्तीय विवरण, वित्त मंत्री, राज्य का वित्त मंत्री। ठीक है, कौन करता है, वित्त मंत्री करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय बजट है जो विवरण है वो प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शासन की आय और व्यय का वितरण रखा जाता है। किसमें, विधानसभा में। ठीक है, इसके अलावा वित्त विधेयक केवल और केवल राज्य विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन सा विधेयक, वित्त विधेयक। कौन सा वित्त विधेयक है वो केवल और केवल राज्य विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है ना। इसके अलावा देखें, राज्य विधानसभा में है वो वित्त विधेयक पारित कर दिया, तो ये सिफारिश के लिए कहां पर जाएगा, राज्य विधान परिषद केवल और केवल वित्त विधेयक या धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है और कुछ सुझाव दे सकती है। वो सुझाव देकर के उसे वापस विधानसभा में पेश करना होगा। वो सुझाव विधानसभा माने या न माने ये उस विधानसभा की मर्जी है। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में विधानसभा को ज्यादा शक्तियां प्राप्त है इसी क्षेत्र में। ठीक है, बात समाप्त। केवल और केवल जो विधानसभा है उसे विधान परिषद है वो 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है ना, और उस सुझाव के साथ में पेश कर देती है। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय कौन लेगा, विधानसभा अध्यक्ष लेगा। कौन लेगा, विधानसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है, विधानसभा अध्यक्ष लेता है, क्योंकि उसी का निर्णय अंतिम होता है। यह बात अनुच्छेद 199(3) में कही गई है। कौन से, अनुच्छेद 199(3) में कही। वित्त विधेयक केवल और केवल विधानसभा में ही पारित किया जा सकता है। दूसरी बात, वित्त विधेयक पारित करने से पहले राज्यपाल की अनुमति यानी राज्यपाल के हस्ताक्षर जरूरी है। यानी राज्य विधानसभा है उसमें यदि वित्त विधेयक पारित किया जाता है, पहली बात तो राज्य वित्त विधेयक है यानी जो वित्त विधेयक है वो केवल और केवल विधानसभा में पारित होता है। उसके बाद में उसे विधानसभा में पारित करने से पहले राज्यपाल के हस्ताक्षर जरूरी है, उसके बाद ही विधानसभा में पारित किया जा सकता है। ठीक है, वित्त विधेयक केवल विधानसभा में राज्यपाल की सिफारिश के बाद ही पारित होता है। ठीक है ना, समझ में आ गई ना ये बात। अब देखो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां पढ़ ली, अब पढ़ेंगे कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कौन सी शक्तियां, कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति मतलब मंत्री परिषद, राज्य की मंत्री परिषद, राज्य की जो मंत्री परिषद है उसे ही तो कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है ना, कार्यपालिका का मतलब तो यही तो हुआ ना। देखो, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्री परिषद है अनुच्छेद 164(2) के अनुसार सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। पहली बात तो ये
जो मंत्री परिषद है राज्य की, वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि विधान परिषद। जब तक विधानसभा में उससे विश्वास मत यानी प्राप्त है, तब तक वह अपने पद पर रहती है। यदि विधानसभा में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, क्या अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में समस्त मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है ना। इसके अलावा जो मंत्रियों से जो विधानमंडल है मंत्रियों से प्रश्न पूछती है। ठीक है ना। ये क्या तरीके हैं इसके, यानी मंत्र जो कार्यपालिका है इस पर यानी रोक रखने के लिए ये तरीके हैं इसके। इसके अलावा काम रोको प्रस्ताव पारित करके, क्या काम रोको प्रस्ताव पारित करके, काम रोको प्रस्ताव पारित किया जाता है। काम रोको प्रस्ताव होता है कि चल रहे काम को रोको और मेरी बात सुनो। ठीक है ना। ये 2.5 घंटे पहले आता है। ठीक है ना। इसके अलावा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कौन सा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ठीक है। प्रश्न पूछकर काम रोको प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। इनके अलावा है वो जो बजट पर कटौती प्रस्ताव पारित करता है, कौन, विधानसभा। बजट कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव कौन करता है, राज्य विधानसभा करता है। ठीक है। तो ये क्या है, ये तरीके हैं इस पर यानी कंट्रोल रखने के लिए, ये तरीके हैं। विधानसभा सरकार के वित्तीय मांगों की कमी कर कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। ठीक है ना। यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद है उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके अलावा जो संविधान में संशोधन संबंधी कार्य है, देखो कार्यपालिका संबंधी पढ़ लिए, अब है संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन है वो अनुच्छेद 368, कौन सा, अनुच्छेद 368। ठीक है। तो संविधान संशोधन इस प्रकार से होता है कि देखो भाई, संघीय स्वरूप में प्रभावित, पहली बात तो ये संसद में होता है। ठीक है ना। ये संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है, कौन से, दोनों सदनों में। इसके अलावा जो संविधान संशोधन के तहत आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की पुष्टि भी आवश्यक है। यानी संसद के दोनों सदनों के 2/3 यानी उपस्थित मतदान में करने वाले 2/3 सदन, यानी संसद के दोनों सदनों का अलग अलग बहुमत व उपस्थित व मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्यों का बहुमत, उसके बाद भी संविधान संशोधन किया जाता है। तो राज्य की भूमिका भी इसमें होती है। ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा निर्वाचन संबंधी कार्य, कौन से, निर्वाचन संबंधी कार्य। ठीक है। संविधान संशोधन पढ़ लिया, अब है निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन के क्षेत्र में जो है, एक तो राज्य विधानमंडल है वो एक तो राष्ट्रपति के शासन में भाग लेती है। किसमें, राष्ट्रपति के, एक तो राष्ट्रपति के शासन में भाग लेती है, नहीं लेती है क्या, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करती है, किसका, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कौन करती है, राज्य विधानमंडल यानी राज्य विधानसभा करती है। इसके अलावा विधान परिषद में 1/3 सदस्य, विधान परिषद में 1/3 सदस्य अपनी ओर से मनोनीत करती है। ठीक है। क्या करती है, मनोनीत। राज्य विधानसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुनती है और एक उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की शक्ति विधानसभा को ही है, तो एक तो अध्यक्ष चुनती है और एक उपाध्यक्ष। ये निर्वाचन संबंधी शक्ति होगी। अन्य शक्ति, अन्य शक्ति का मतलब है इसके अलावा भी कोई और शक्ति होती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। जैसे देखो, ये संघीय संसद को क्या कहेगी कि भाई राज्य विधान परिषद लाओ हमारे जैसे। अनुच्छेद 169 के अनुसार जो विधान परिषद है वो कौन पारित करता है उसका विधेयक, तो देखो भाई, राज्य विधानसभा कुल सदस्यों का बहुमत, यानी किसका, कुल सदस्यों का,
कुल सदस्यों का बहुमत, ठीक है, कुल सदस्यों का बहुमत प्लस मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। मत देने वाले सदस्यों का, कौन? मत देने वाले सदस्यों का, का 2/3 बहुमत। कौन सा? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर जो विधान परिषद है उसकी स्थापना करवा सकती है और उसकी समाप्ति भी करवा सकती है। यह बात अनुच्छेद 169 में कही गई है, ठीक है। इसके अलावा है विधानसभा राज्य लोक सेवा आयोग की जो शक्ति है उसमें भी वृद्धि कर सकती है। राज्य लोक सेवा आयोग, इसकी शक्तियों में वृद्धि कौन करता है? इसकी शक्तियों में वृद्धि जो है वो राज्य विधान सभा करती है। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आज का जो टॉपिक है राज्य विधानसभा वो मैंने पूरा बता दिया। अगले पार्ट में हम राज्य विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।